गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्योग्राफी में हम लोगों ने लगभग सब कुछ पढ़ लिया है। बचा क्या क्या है? लगभग 2-3 चीज़। जैसे पहला एक बचा हुआ है कि जिसमें आपको मिलेगा कि बहुत सारे थ्योरी। दूसरा है मैप। तो मैप हम एनसीईआरटी का मैप ख़त्म करेंगे, यानी एनसीईआरटी का 11 और 12 का जो मैप है वह देख लेंगे। और थ्योरी में हम लोग भी पहले किताब पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग फिर एनसीईआरटी पर आएंगे और उसके बाद में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया देखेंगे। बस इतना ही बचा हुआ है। बाकी सब जितने भी ज्योग्राफी के कोर सब्जेक्ट हैं वह ख़त्म कर चुके हैं। तो देखते हैं आज क्या देखना है। तो रीजनल डेवलपमेंट, इसमें क्या मिलेगा, यानी इसका मतलब क्या? प्रादेशिक विकास स्थानीय स्तर पर भौतिक तत्वों, भूमि उपयोग, कृषि विकास, औद्योगिक विकास, नगरीय विकास तथा ग्रामीण विकास के रूप में होता है। यह विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न हो सकता है। ऐसा थोड़े है कि पूरे दुनिया में सारे देश एक ही तरह के विकसित हैं, यहाँ सबके सब गरीब है। यही दुनिया है जिसमें एक तरफ जहाँ पश्चिमी यूरोप जैसा विकसित और समृद्ध देश है, वहीं आज भी अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे गरीब क्षेत्र भी हैं। बीच में कुछ विकासशील देश में भी हैं। तो मतलब हम लोग क्या देखेंगे? रीजनल डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। इसके मतलब क्या आएगा कि पूरी दुनिया में जो प्रादेशिक स्तर पर, रीजनल स्तर क्षेत्र पर जो देशों का विकास का जो बंटवारा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रादेशिक विकास का अर्थ क्या होगा? मतलब प्रदेश की संकल्पना का उद्भव एवं विकास भूगोल के संकलनात्मक विकास से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। प्रदेश की संकल्पना का बीजारोपण आधुनिक भूगोल के उदय के पूर्व ही हो गया था, पहले ही हो गया। 18वीं शताब्दी के आरंभ में जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने राजनीतिक इकाइयों की परिसीमा में भौगोलिक वितरण प्रस्तुत करने की परिपाटी पर प्रश्न चिन्ह लगाया, क्योंकि राजनीतिक इकाइयों की सीमाओं में बार बार परिवर्तन से भौगोलिक वितरण को हर बार पुनर्व्यवस्थित करना पड़ता था। इसलिए यह एक नया कॉन्सेप्ट आया। इसी कठिनाई से बचने के लिए लेजर तथा बुआख ने विशुद्ध भूगोल प्रस्तुत करने का प्रयास किया। विशुद्ध भूगोल वह भूगोल था जिसके अंतर्गत भौगोलिक विवरण प्राकृतिक इकाइयों के आधार पर किया जाता था। बुआख के अनुसार पृथ्वी का मूल ढांचा वस्तुतः अनेक बेसिनों से निर्मित है। बेसिन मतलब क्या? ये नदी की बात हो रही है, जो पर्वत श्रेणियों की श्रृंखलाओं द्वारा विभक्त होती है। अतः भौगोलिक वितरण इन्हीं बेसिनों के आधार पर करना बेहतर है, जो अधिक अस्थायी होगा। किसके अनुसार? तो इन्होंने बताया बुआख के अनुसार। वहीं गेटेरर ने अपना पुस्तक भूगोल के सारांश के लेखक कौन? तो गेटेरर में इसी आधार पर विश्व का विभाजन प्राकृतिक प्रदेशों में किया गया। इनके पश्चात होमेयर ने अपनी पुस्तक, होमेयर ने क्या लिखा? तो होमेयर ने अपनी पुस्तक रेन ज्योग्राफी वान यूरोपा में नदी बेसिनों के अनुसार भौगोलिक विवरण प्रस्तुत किए। इन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों के आकार, अवस्थिति तथा परस्पर संबंध पर विशेष ध्यान दिया। तत्पश्चात तत्सेन्ने ने नदी बेसिनों की परिसीमा में पौधे, जीव एवं मानव समुदाय के विशिष्ट स्वरूपों पर ध्यान दिया था। यह निष्कर्ष निकाला कि पर्वत श्रेणियाँ न सिर्फ जल विभाजन का कार्य करती हैं, अपितु पौधे, जंतुओं तथा मानव समुदायों की प्राकृतिक सीमाओं की भूमिका भी निभाती हैं। तो आगे देखते हैं। पहले क्या था? पहले इन्होंने सिर्फ बेसिन के बारे में कहा कि चलो भाई बेसिन के आधार पर ही हम लोग बंटवारा कर लेंगे, लेकिन अब हुआ कि नहीं, बेसिन से भी आगे बढ़ते हैं और अब इन्होंने कहा कि चलो पौधे, जीव जंतु, समुदाय आदि को भी सम्मिलित कर लिया। तो किस इन्होंने किया? इनका नाम है तत्सेन्ने के अनुसार। इसी तर्क सूत्र के सहारे उन्होंने एक नदी बेसिन के अंतर्गत उक्त तत्वों के अंतर संबंध एवं तजनित विशिष्ट स्वरूप को दर्शाने का प्रयास किया एवं अंत में भूतल को सिर्फ उच्चावच मतलब क्या? हाइट में डिफरेंस है, उच्चावच हुआ। बल्कि प्रयुक्त जलवायु मतलब क्या है? जो एक दिन में जो तापमान अंतर होता है, जो मौसम, उसको मौसम कहते हैं। लेकिन वही जो 30 साल तक लगातार एक ही तरह का मौसम रह जाए, उसको हम लोग जलवायु कहते हैं। तो जलवायु, वनस्पति आदि अनेक तत्वों के संयुक्त आधार पर प्रकृति के खंडों यानी प्रदेशों में विभक्त करने का प्रयत्न किया। प्राकृतिक प्रदेशों के परिसीमन का यह प्रथम प्रयास था। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कार्ल रिटर
ने विश्व का प्रादेशिक आधार पर भौगोलिक विवरण प्रस्तुत किया। कौन? तो कार्ल रीटर ने। किंतु उन्होंने प्रदेश की संकल्पना तथा प्रादेशिकरण के आधार पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। रीटर की मान्यता थी कि एक एक क्षेत्र के स्वरूप के विशद विवेचन के उपरांत ही संपूर्ण पृथ्वी तल के स्वरूप का समाकलन किया जा सकता है। रीटर की मृत्यु के पश्चात भूगोल में यह द्वैतवाद बना रहा कि भौगोलिक अध्ययन का सही उपागम कौन होगा, क्रमबद्ध भूगोल होगा कि प्रादेशिक होगा। क्रमबद्ध मतलब क्या कि हम लोग एक तरफ से भूगोल को उसको पढ़ लें, समान अर्थ में ही एक क्रम से सिस्टमेटिक ढंग से, और प्रादेशिक यानी कि उसको हम लोग क्षेत्र में डिवाइड कर ले, यानी एरिया वाइज उसमें डिवाइड करके उसको पढ़ा जाए। तो प्रदेश के प्रकार है कौन कौन होंगे? तो भूगोल में प्रदेश अनेक प्रकार के होते हैं। प्रदेशों के वर्गीकरण की बहुत सी प्रणालियाँ विकसित हुई, जिनमें आरोही स्केल प्रतिरूप के अनुसार पृथ्वी तल को प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। इस प्रणाली को प्रादेशिक पदानुक्रम कहा जाता है। और लिंटन ने प्रदेश को निम्नलिखित 7 पदानुक्रम में बांटा। कौन? तो लिंटन ने 7 पदानुक्रम में बांटा। जैसे कौन कौन? देखिए लिंटन के अनुसार महाद्वीप में कौन होगा? एशिया। मुख्य भाग इसका कौन है? तो दक्षिण एशिया। फिर प्रांत, तो दक्षिण एशिया में प्रांत कौन आएगा? मान लेते हैं गंगा का मैदान। और इस प्रांत का एक खंड बताएंगे तो मध्य गंगा का मैदान। और इस खंड का एक क्षेत्र स्पेशल होगा। कौन? तो मगध का मैदान। क्षेत्र का उप क्षेत्र टाल प्रदेश। और टाल कौन? तो गंगा नदी, यानी कि यह नालंदा बेगूसराय के इलाके की बात, उसको टाल क्षेत्र कहा जाता है। और स्थान या स्थल मतलब बसाव स्थान, अर्थात कोई गांव हो सकता है, कोई नगर हो सकता है आदि, ये सब क्या है? तो बसाव स्थल हो गया। वहीं हिटलसी ने प्रदेश के 4 पदानुक्रम निर्धारित किए थे। तो हिटलसी ने कैसे बांटा? सबसे बड़ा इनका होगा परिमंडल में होगा इनका प्रांत के अंदर होगा जिला के अंदर होगा स्थान। तो ये किसका है? तो हिटलसी ने प्रदेश के 4 पदानुक्रम निर्धारित किए थे। इसी तरह आधुनिक भूगोलवेताओं यानी मॉडर्न भूगोलवेताओं ने प्रदेश के 3 प्रमुख वर्ग बताए। तो जो प्रदेश है, प्रदेश के 3 प्रमुख वर्ग कौन कौन? एक समरूपता का प्रदेश होगा। दूसरा कोड प्रदेश, यानी इसका बीच का कोड होगा मेन क्षेत्र। और एक तटस्थ प्रदेश, यानी उसका साइड में कहा जाए कि एक स्पेशलाइज क्षेत्र होगा, तटस्थ क्षेत्र कहिए उसको। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। समरूपता प्रदेश को भी पुनः 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला एक कारक प्रदेश, दूसरा बहुकारक, और तीसरा कम पेज प्रदेश। और एक कारक प्रदेश जो होगा इसके भी 3 प्रकार कौन कौन? प्राकृतिक हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, और कल्चरल प्रदेश हो सकता है। किसी एक कारक पर आधारित अन्य प्रदेश ऐसे आधार तत्व जो स्वयं में एकाकी तत्व हैं, जैसे तापमान अथवा ढाल अथवा फसल विशेष के संदर्भ में समरूपता पर निरूपित प्रदेश को एक कारक प्रदेश कहा जाता है। वहीं प्रारूप विज्ञान प्रदेश, यह क्या है? भूगोल में प्रत्यक्षवाद के प्रभाव एवं मात्रात्मक क्रांति के दौर में प्रदेश की संकल्पना को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखा जाने लगा। भूगोल को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने की चाह में प्रदेश एवं प्रादेशिकरण को अन्य विज्ञानों में तत्वों के वर्गीकरण के समान एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण माना गया। वर्ष 1995 में रोनाल्ड्स ने यह टिप्पणी की कि प्रदेश का सीमांकन वस्तुतः एक वर्गीकरण प्रक्रिया है। किन्होंने बताया? तो रोनाल्ड्स ने बताया था। 1962 में विलियम उगी ने स्थान को अन्य विज्ञानों की तत्वगत इकाई के समकक्ष मानते हुए बताया कि स्थानों का वर्गों में समूहन प्रादेशिकरण है, यानी हम लोग उसका एक इलाका बांट रहे हैं। और इस प्रक्रिया में उन्हीं सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए जो अन्य विज्ञानों की तत्वगत इकाइयों के वर्गीकरण में अपनाए जाते हैं। इस प्रकार सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग द्वारा प्रादेशिकरण करने के प्रयास हुए। और आगे देखिए, औपचारिक एवं कार्यात्मक प्रदेश, यह कौन होगा? तो प्रदेश पृथ्वी सतह का वह निश्चित भाग होता है जो निश्चित गुण, यानी उसका एक फिक्स गुण होगा, के साथ समानता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। प्रदेशों के विभाजन को भौतिक मापदंडों एवं मानवीय क्रियाओं के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। भूगोल में प्रदेश को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला औपचारिक प्रदेश, राजनीतिक रूप से परिभाषित वह प्रदेश जिसके अंतर्गत देश, राज्य और शहर आते हैं, क्या कहेंगे? तो औपचारिक प्रदेश कहलाएंगे। एक औपचारिक
एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसे अर्थशास्त्र, भौतिक गुणों, संस्कृति या सरकार द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक औपचारिक क्षेत्र को एक समान क्षेत्र के रूप में माना जाता है क्योंकि यह एक या एक से अधिक भौतिक या सांस्कृतिक विशेषताओं को साझा करता है। इस तरह के औपचारिक स्थानों में एक रूपता एवं समरूपता बनी होती है क्योंकि इनका निर्माण एक समान मिट्टी, एक समान जलवायु आदि से होता है। भौतिक तत्वों की एक रूपता व्यक्तियों को एक समान जीवन की पद्धति में सहायक होती है। तो क्या देखिए हम लोग औपचारिक प्रदेश। दूसरा होता है कार्यात्मक प्रदेश, तो इसका जान लेते हैं थोड़ा सा। ऐसा क्षेत्र जो किसी कार्य के लिए विशेष रूप से विभाजित या स्थित हो, एक कार्यात्मक क्षेत्र कहलाता है। एक कार्यात्मक क्षेत्र एक विशिष्ट स्थान और उसके आसपास के क्षेत्र से बना होता है। कार्यात्मक प्रदेश के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत आने वाली सभी सेवाओं का समावेशन होता है। कार्यात्मक प्रदेश के अंतर्गत आने वाली सेवा जैसे टेलीविजन संचार के साधन या वह निर्दिष्ट स्थान जहां से सेवाओं का संचार किया जाता है, यात्रा और सूचना मुहैया कराने वाले विशिष्ट क्षेत्र भी कार्यात्मक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और विश्व प्रादेशिक विविधता, वर्ल्ड रीजनल डिस्पैरिटीज, मतलब क्या होगा? विश्व के सभी भागों में विकास का स्तर एक समान नहीं होता। एक और अमेजन तथा जायरे बेसिन जैसे क्षेत्र हैं जहाँ पर न्यूनतम विकास हुआ है, यानी कि आज भी यहाँ का मानव प्राचीन मानव बना हुआ है, और दूसरी ओर उत्तर पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश जहाँ पर उच्च कोटि का विकास हुआ है। अतः स्पष्ट है कि विकास के स्तर में प्रादेशिक संतुलन रहता है। प्रादेशिक एवं स्थानिक भिन्नताएं पाई जाती है जिन्हें समुचित रूप से में प्रादेशिक असंतुलन कहते हैं। प्रादेशिक असंतुलन प्रादेशिक स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक संगठन, प्रौद्योगिकी के स्तर तथा मानवीय प्रयास आदि तत्वों पर निर्भर करता है। प्रादेशिक संसाधनों का वितरण, विश्व में प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन से यह मालूम होता है कि विश्व स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में अत्यधिक विषमताएं पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में सबको बराबर बराबर सब कुछ बांटकर मिला हो। कुछ प्रदेशों में तो प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता है, जबकि कुछ प्रदेशों में इन संसाधनों का लगभग अभाव है। प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में प्रादेशिक विषमताएं विकास की दृष्टि से प्रादेशिक असंतुलन को जन्म देती हैं। इस प्रकार से किसी प्रदेश के विकास में विषमता वहाँ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था से गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, किसी विकासशील देश के किसी प्रदेश के विकास का स्तर विकसित देश के किसी प्रदेश के विकास के स्तर से भिन्न होता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की संकल्पना समाज एवं समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। दूसरा है सांस्कृतिक मूल्य। सांस्कृतिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले प्रादेशिक नियोजकों की राय में सांस्कृतिक तत्व प्रादेशिक असंतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः विकास का स्तर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में परिलक्षित होता है। किसी भी सामाजिक व्यवस्था में लोगों का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। दृष्टिकोण कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है और कार्य प्रणाली से विकास प्रभावित होता है। यही कारण है कि किसी भी प्रदेश में विकास के लिए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तभी तो सोमालिया जो आज हम लोग जानते हैं कि वह फेल स्टेट है, वहाँ के सब लोग क्या करते हैं तो पायरेट हो गए, चोर हो गए, डाकू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि पहले वहाँ पर लोग मछली पकड़ा करते थे, तो मछली से क्या है कि वो $2 से $3 रोज कमाते थे। लेकिन सरकार तो वहाँ पर पहले थी, लेकिन सरकार ख़त्म हो गई। अब लोगों ने सोचा भाई मछली का पकड़ोगे $2 से $3, फिर मछली बेचने की समस्या। उसके बाद उन लोगों ने सोचा चलो अब मछली नहीं पकड़ते, सामूहिक रूप से जो जाने वाले विदेशों के जहाज से उसी को उन्होंने किडनैप करना शुरू कर दिया। और कोई भी जहाज पकड़ेंगे मांगते कितना है तो $1 करोड़। अब बताइए अब उसमें कितना इनकम हो गया। यानी वहाँ पर सांस्कृतिक पतन हो चुका है लोगों का। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे वो किधर से भी आए। तो जहाँ अधिक पैसा होगा उधर लोग कार्य करेंगे। भौतिक धन, ज्ञान, बचत, निवेश, परिवार का आकार, सामाजिक न्याय एवं समानता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आध्यात्मिकता, दरिद्रता, दमन आदि के संदर्भ में लोगों की मनोवृत्ति विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। लोगों की मनोवृत्ति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान एवं समय के साथ परिवर्तित होती है। जैसे किसी देश के लिए वह
किसी देश में समस्या है, टेररिस्ट है, तो किसी देश के लिए क्या हो गया है, तो किसी देश के लिए वह फ्रीडम फाइटर है। यानी हर एक देश में जब उनका सीमा रेखा खत्म होता है तो इसी के साथ बहुत सारे चीज़ों जो तथ्य हैं, बहुत सारे जो मैटर है दुनिया का, उनका परिभाषा डिफिनीशन भी चेंज हो जाता है। और इन सब का कारण क्या है, तो इन सब के लिए जो जड़ में है वो क्या है, तो प्रादेशिक असंतुलन ही जिम्मेवार है, या कहिए कि प्रादेशिक असंतुलन से ही इन सब का, ये सब स्वाभाविक रूप से सब मान्यताएं उत्पन्न हो जाते हैं। यानी दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। यह कहा जा सकता है कि जैसे कि पहले मुर्गी हुआ कि पहले अंडा हुआ वाली बात है। कहा गया प्रौद्योगिकी का विकास, प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण तथा सांस्कृतिक मूल्यों में प्रादेशिक भिन्नता के बाद प्रौद्योगिकी के विकास में प्रादेशिक अंतर प्रादेशिक असंतुलन का तीसरा बड़ा कारण माना जाता है। प्रौद्योगिकी के विकास विश्व वितरण पर दृष्टिपात करने से क्या पता चलेगा कि विश्व के विभिन्न प्रदेश बहुत प्रौद्योगिकी के विकास के विभिन्न चरणों पर हैं। विश्व के विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित देशों में प्रौद्योगिकी का विकास काफ़ी उच्च स्तर पर है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के स्तर पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। जैसे भारत में क्या होगा कि नया नया जहाज भारत में खरीदा कर आता है, कहाँ से आएगा, तो पश्चिमी यूरोप से, जैसे एयरबस हो या अमेरिका की कंपनी हुआ बोइंग, इन सब से आती है। इसी तरह से भारत के जो जहाज पुराने हो जाएंगे तो भारत और चीन के तो कहाँ जाएंगे, तो अफ्रीका के जो गरीब देश है वह खरीद लेते हैं पुराने जहाज, उससे काम चला लेंगे। मतलब क्या समझें कि सबसे विकसित कौन हो गया, अमेरिका है और पश्चिमी यूरोप, उससे गरीब कौन है, भारत है, और भारत से भी गरीब कौन है, तो अफ्रीकन क्षेत्र है। इसलिए प्रौद्योगिकी में प्रादेशिक विषमताओं के कारण प्रादेशिक असंतुलन पैदा हो जाता है। सामान्यतः प्रौद्योगिकी के उत्थान तथा विकास के स्तर में धनात्मक सहसंबंध होता है। साधारण शब्दों में उच्च प्रौद्योगिकी वाले प्रदेशों में उच्च स्तरीय विकास तथा निम्न प्रौद्योगिकी वाले प्रदेशों में निम्न स्तरीय विकास पाया जाता है। संस्थागत ढांचा, हम लोग अब ढांचा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। यह राजनीतिक ढांचा अथवा राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार का राजनीतिक ढांचा होता है, जिस कारण से संस्थागत ढांचे में भी प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती है। उदाहरण के लिए सामंतवादी राजनीतिक ढांचा, जो पहले भारत में अंग्रेजों का काल था तो समय, या उससे पहले जो रजवाड़े हुआ करते थे, तो भारत क्या थे, इन सब क्षेत्रों में सामंतवादी ढांचा था। जो आज़ाद हुआ यह देश तो प्रजातांत्रिक ढांचा आ गया। तो इन दोनों में क्या है, तो अंतर है, डिफरेंस है। इस प्रकार से समाजवादी एवं पूंजीवादी ढांचे में भी काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रत्येक राजनीतिक ढांचे की अपनी विशिष्ट नीतियाँ होती हैं, सबका अपना अपना एक तौर तरीका होगा, उसका एक मैनुअल होगा जिस पर वह कार्य करता है, जिससे विकास की प्रक्रिया में भिन्नता आती है। अतः संस्थागत ढांचे में विविधता के कारण क्षेत्रीय संतुलन पैदा होता है। प्रादेशिक विविधता के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे पहला केंद्र परिसर सिद्धांत, यानी इसमें केंद्र प्रमुख होगा। तो इसका प्रतिपादन जॉन फ्रीडमैन द्वारा किया गया। इसके अनुसार केंद्र हमेशा परिधि की तुलना में शक्तिशाली होगा। कौन, केंद्र की बात हो रही है। केंद्र अमीर होगा और परिधि क्या होगा, तो गरीब होता है। संचयी परिणामी सिद्धांत, तो संचयी परिणामी सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया, तो गुरनार मीडल ने किया था। इन्होंने क्या लिखा था, एशियन ड्रामा। इस सिद्धांत के अनुसार बाहरी शक्तियों के कारण असमानता घटने के बजाय बढ़ती है, क्योंकि पश्चिमगामी प्रभाव प्रसरण प्रकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। ध्रुवीकरण और टपकन सिद्धांत, तो ध्रुवीकरण और टपकन सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट ओ हर्समैन ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार व्यापार एवं धनी लोगों के ऊपर लगाए गए कर घटाने से अल्पावधि में व्यापार में निवेश को बढ़ावा मिलता है, जिससे समय को दीर्घावधि में लाभ मिल जाएगा। किसको, तो समाज को। प्रादेशिक जो असंतुलन है इसका माप कैसे हो, तो प्रादेशिक असंतुलन का माप करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि यह अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इसके मापन के लिए कसौटी, मापक तथा तकनीकी का प्रयोग किया जाता है।
प्रादेशिक असंतुलन के मापन की कुछ कसौटियाँ हैं, जैसे प्रादेशिक असंतुलन के मापन के लिए कसौटी को निर्धारित करना अति आवश्यक है। इसके लिए 3 अवधारणाएं हैं, जिनके नाम हैं संकल्पना अवधारणा, मॉडल अवधारणा एवं स्थानिक अवधारणा। तो जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे संकल्पना अवधारणा। इसमें विकास की संकल्पना की जाती है, यानी कि यह हाइपोथेसिस है, परिकल्पना कहिए। उदाहरण के लिए सामाजिक विकास के लिए सामाजिक सूचकों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें सामंजस्य, सामाजिक न्याय आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार से आर्थिक विकास के लिए जीवन स्तर, श्रमिकों की दक्षता एवं जीवन की गुणवत्ता को आधार माना जाता है। यदि विकास को राजनीतिक विकास के संदर्भ में आंकना हो तो सत्ता के केंद्रीकरण अथवा इसके विकेंद्रीकरण को महत्व दिया जाता है। अतः संकल्पना अवधारणा में विकास की प्रकृति को ध्यान में रखकर मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। वही मॉडल अवधारणा, इसमें क्या होगा, एक मॉडल बनाएंगे। देखिए, इसके अंतर्गत किसी उच्च कोटि के विकसित देश अथवा प्रदेश को मॉडल मान लिया जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे, तो बॉम्बे को सिंगापुर बनाएंगे, हम लोग बॉम्बे को शंघाई बनाएंगे, दिल्ली को मॉस्को बनाएंगे। अनेक संदर्भ अनेक प्रदेशों के विकास का आकलन किया जाता है। इस स्थिति में विकसित देश प्रदेश के विकास संबंधी अनेक पहलुओं को आधार मानकर अन्य किसी देश प्रदेश के विकास का मापन किया जाता है। इन पहलुओं में उत्पादन व उपभोग का स्तर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, साक्षरता एवं शिक्षा, ऊर्जा की खपत, पर्यावरणीय निम्नीकरण जैसे पहलुओं पर विचार किया जाता है। वहीं तीसरा है स्थानिक अवधारणा, यानी हम लोग कुछ नकल नहीं करेंगे, हम लोग अपने से विकास करेंगे। ये देखिए, इसके अंतर्गत विकास को स्थान के संदर्भ में मापा जाता है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में प्रति लाख व्यक्तियों के अनुपात में डॉक्टरों की संख्या के अतिरिक्त डॉक्टरी चिकित्सा तक लोगों की पहुंच का ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार किसी महानगर के विकास के संदर्भ में खेलों एवं मनोरंजन के लिए आरक्षित किए गए स्थानों का आकलन स्थानिक अवधारणा का अंग है। इसी प्रकार स्थानिक अवधारणा को कृषि, उद्योग, परिवहन, सामाजिक विकास आदि किसी के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। प्रादेशिक असंतुलन का अगर मापक कौन कौन होगा, तो जैसे यहाँ पर मापक से अभिप्राय है कि क्या विश्लेषण सूक्ष्म स्तर पर, गहन अथवा बृहद स्तर पर विस्तृत किया गया है। यह विश्लेषण अध्ययन के उद्देश्य, क्षेत्र की प्रकृति, क्षेत्र की जनसंख्या, गहन अथवा विरल, विश्लेषणकर्ता की दक्षता तथा आंकड़ों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस प्रकार प्रदेश का विस्तार तथा आंकड़ों की उपलब्धता मापक के आकार को निर्धारित करते हैं। विकास के मापन की तकनीक यह क्या हो, तो जैसे विकास के मापन के लिए उचित तकनीक का प्रयोग होना आवश्यक है। जैसे उचित तकनीक का चयन मापन की शुद्धता, आंकड़ों की उपलब्धता, आंकड़ों की प्रकृति, अनुसंधानकर्ता की दक्षता, समय की अवधि तथा अनुसंधान के उद्देश्य पर निर्भर करता है। विकास के मापन के लिए बहुत सी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों का वर्णन जैसे पहले है कोटि योग। इस पद्धति के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय इकाइयों को उनके प्रत्येक विकास सूचकांक के आधार पर कोटि क्रम दिया जाता है। सबसे अधिक मूल्य वाले सूचकांक को कोटि क्रमांक 1 तथा उससे अगले मूल्य वाले सूचकांक को कोटि क्रम दे दिया जाता है और बाद में सबका योग प्राप्त किया जाएगा। इससे विकास के स्तर का पता लग जाता है। विकास के संदर्भ में प्रादेशिक असंतुलन को कोटि क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है। कोटि क्रम का योग जितना अधिक होगा विकास का स्तर उतना ही कम होगा, याद कर लीजिए। यह विधि कम क्षेत्रीय इकाइयों के लिए अधिक उपयोगी होती है, जबकि अधिक क्षेत्रीय इकाइयों के लिए यह कम लाभदायक है, क्योंकि क्षेत्र जब ब्रॉड हो जाएगा तो वहाँ पर इस तरह का कोई फार्मूला काम में नहीं आ सकता है। गुरुत्व मॉडल। गुरुत्व मॉडल का मूल सिद्धांत यह होता है कि किसी एक आर्थिक शक्ति का किसी स्थान विशेष पर प्रभाव उस शक्ति के साइज से धनात्मक अनुपाती होता है और दो स्थानों यानी प्रभावी तथा वह जहाँ से ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है के बीच की दूरी से नकारात्मक अनुपाती होता है। प्रादेशिक नियोजन के क्षेत्र में गुरुत्वीय मॉडल को प्रदेश में किसी भी वस्तु या प्रक्रिया की पूंज मात्रा के
वितरण के विश्लेषण हेतु किया जाता है। इसलिए ऐसे सभी गणितीय यंत्र जिनकी सहायता से पूर्वानुमान लगाना सुगम अथवा संपन्न हो, गुरुत्व मॉडल का अभिन्न अंग होता है। गुरुत्व मॉडलों की मूल मान्यता है कि स्थानिक अंतरक्रिया सदैव कुछ सांख्यिकीय प्रवृत्ति तथा संभावनाओं के नियमों का पालन करती है। मूलतः गुरुत्व मॉडल दो परिकल्पनाओं की सत्यता परखता है। पहला, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक केंद्र से निर्यात की जाने वाले माल तथा सेवाओं की मात्रा में कमी आएगी। दूसरा, निर्यात की राशि का अक्सर बंदरगाह के आकार के साथ धनात्मक संबंध होता है, अर्थात आकार बड़ा होगा तो निर्यात भी अधिक होगा। W.J. रोयली, यहाँ देखिए W.J. रायली 1929 में और जॉर्ज के जीफ, J. स्टुअर्ट आदि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सर्वप्रथम प्राकृतिक विज्ञानों में प्रचलित न्यूटन गुरुत्व मॉडल की संकल्पना की थी। वर्ष 1929 में W.J. रायली ने सर्वप्रथम परचून व्यापार गुरुत्व आकर्षण सिद्धांत की संकल्पना न्यूटन के सिद्धांत के आधार पर की। रायली के अनुसार एक नगर को अपने आकार के अनुसार अपने चारों ओर के क्षेत्र से परचून व्यापार यानी किराना की बात हो रही है के ग्राहकों को आकर्षित करता है, और जैसे जैसे किसी नगर से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इस व्यापार की राशि में दूरी के वर्ग के अनुसार कमी आती जाती है। मॉनिटरिंग से अभिप्राय यह होता है कि समय समय पर परियोजनाओं की उपलब्धियों की यथार्थता को प्रमाणित करते रहना चाहिए, ताकि यह पता चलता रहे कि परियोजनाएं अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पा रही हैं या नहीं। ऐसा नहीं कि वो परियोजनाएं केवल कागज पर हों। इसका एकमात्र उद्देश्य क्षेत्र की विक्रय प्रक्रिया पर एक नज़र रखना होता है, ताकि यह अपने लक्ष्यों से इधर उधर भटक न जाए, क्योंकि नियोजन एक यथार्थ सतत प्रक्रिया है। इसलिए इसकी सामयिक निगरानी करने से इसकी यथार्थता भी प्रमाणित होती है। मॉनिटर द्वारा सतत निगरानी हो जाती है तथा प्रदेश के सांख्यिकी आधार में जो परिवर्तन होते रहते हैं उनके बारे में भी पता चलता रहता है, वे कितने यथार्थ हैं, और इन सभी के कारण समय समय पर आवश्यकता अनुसार परियोजनाओं में बदलाव भी लिए जा सकते हैं। मॉनिटरिंग से नियोजन रणनीतियों की वैधता का तो पता चलता ही है। इसके अतिरिक्त इन्हें जनसाधारण का कितना विश्वास प्राप्त है यह भी पता चल जाता है। प्रक्रियात्मक प्रविधियाँ, जिन प्रविधियों का प्रयोग करके एक नियोजक परियोजना विशेष का चयन कर पाता है उन्हें प्रक्रियात्मक प्रविधियों की संज्ञा दी जाती है। ऐसी प्रविधियाँ को प्रायः परियोजनाओं के चयन और विभिन्न परियोजनाओं के परस्पर मूल्यांकन हेतु किया जाता है। विभिन्न प्रक्रियात्मक प्रविधियों में तुलनात्मक मूल्य विश्लेषण, दहलीज स्थिति विश्लेषण, मूल लाभांश विश्लेषण, ध्येय प्राप्ति अवव्यूह आदि प्रमुख हैं। तुलनात्मक मूल्य विश्लेषण, ये क्या मतलब क्या होगा कि परियोजनाओं के चयन में तुलनात्मक मूल्य विश्लेषण का स्थान सर्वप्रथम होगा। इसमें दो से हम लोग तुलना करेंगे। इस प्रविधि की सहायता से हम नियोजन हेतु विभिन्न रणनीतियों को उनके तुलनात्मक मूल्य के आधार पर समीक्षा करते हैं, जबकि इस प्रविधि की परियोजना के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु इसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं, क्योंकि यह मात्र व्यय को ही ध्यान में रख पाती है, पैसा को देखेगी, जबकि परियोजनाओं के लाभ मात्र उन पर व्यय के आधार पर ही नहीं मापे जा सकते हैं, उसके बहुत सारे भी कारक होंगे। दहलीज स्थिति विश्लेषण, यह क्या है? इस प्रविधि को पोलैंड के मेलिज ने वर्ष 1960 के दशक में प्रतिपादित किया था। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो एक ही देश में विभिन्न प्रदेशों से अप्रासंगिक विकासीय असमानताएं देखने को मिलती है उनसे निदान मिल सके। यह तकनीक समाजवादी देशों की आर्थिक दशा व उसके नियोजित विकास को ध्यान में रखकर तैयार की गई। इसी के माध्यम से ऐसे समाजों में भौतिक विकास व आर्थिक विकास के नियोजन में तालमेल बनाने का प्रयास किया गया, क्योंकि दहलीज का अभिप्राय कीमतों को दर्शाने वाली वक्र रेखा पर उच्चतम बिंदुओं से होता है। इसलिए दहलीज स्थिति के विश्लेषण से भौतिक व आर्थिक नियोजन में तालमेल बढ़ाने में अत्यंत सहायता मिलती है। अल्प विकसित अधीन राष्ट्र का सिद्धांत देख लेते हैं क्या होगा। अल्प विकसित अधीन राष्ट्र का सिद्धांत यानी डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट
मतलब जो गरीब राष्ट्र हैं उनका सिद्धांत कैसे होगा? किसी अर्थव्यवस्था में पिछड़े देशों की आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। मुख्यतः अल्प विकसित या अविकसित देश विश्व बाजार में सस्ते श्रम और कच्चे माल की पेशकश करते हैं। ये संसाधन उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को बेचे जाते हैं। जिनके पास तैयार माल, जिनके पास क्या होगा, इतना टेक्नोलॉजी होगा, वो कच्चे माल खरीद कर उसको तैयार माल में कन्वर्ट कर दें। अल्प विकसित देश द्वारा अपनी पूंजी का उपयोग विकसित देश द्वारा तैयार माल को खरीदने में किया जाता है, जबकि वे अपनी पूंजी का उपयोग अपनी उत्पादक क्षमता को सुदृढ़ करने में कर सकते थे। यही कारण है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक अमीर कोर और गरीब परिधि के बीच विभाजित होकर एक शाश्वत रूप से असमानता को जन्म देती है। जबकि मध्यम निर्भरता सिद्धांतवादी व्यवस्था, जिसके समर्थक ब्राजील के समाजशास्त्री फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो, जो बाद में ब्राजील के राष्ट्रपति भी बने थे, ने निर्भरता सिद्धांतवादी व्यवस्था को विकास के कुछ स्तर के लिए संभव माना। अधिक कट्टरपंथी विद्वान जैसे कि जर्मन अमेरिकी आर्थिक इतिहासकार आंद्रे गोंडोर फ्रैंक ने तर्क दिया कि किसी समाजवादी व्यवस्था के निर्णय में निर्भरतावादी अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मूल तत्व होता है। आधुनिकीकरण सिद्धांत ने दावा किया है कि एक बार विकासशील समाज पश्चिमी यूरोपीय और उत्तर अमेरिकी समाजों के संपर्क में अगर आ जाए, वे आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर होंगे और अंततः पश्चिमी यूरोप और यूएसए के राष्ट्रों की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विशेषताओं को प्राप्त करेंगे। हालांकि वर्ष 1960 के दशक तक यह अस्पष्ट था कि तीसरी दुनिया अविकसितता के एक चरण से नहीं गुजर रही है, जैसा कि आधुनिकीकरण सिद्धांत द्वारा परिकल्पित किया गया था। लेकिन शेष अविकसित था, यानी जो क्षेत्र थे अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को छोड़कर सब तो गरीब थे। इस प्रकार एक प्रतिवाद उन्नत किया गया था कि विकासशील देश आज आधारभूत यानी संरचनात्मक रूप से उन्नत देशों से अलग हैं और इसलिए उन्हें विभिन्न लाइनों के साथ विकसित करना होगा। निर्भरता सिद्धांत आधुनिकीकरण सिद्धांत के सीमित राष्ट्रीय फोकस को खारिज करता है और साम्राज्यवाद की जटिलता और उत्तर उपनिवेशिक राज्यों को आकार देने में इसकी भूमिका को समझने के महत्व पर बल देता है। इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की परिधि को आर्थिक रूप से दोहन किया जा रहा है। निर्भरता सिद्धांतकारों ने तर्क दिया कि उपनिवेशवाद तीसरी दुनिया में अत्यधिक विशिष्ट निर्यात उत्पादक मोल्ड में अर्थव्यवस्थाओं की पुनरावृत्ति करता है, जिससे मौलिक और अंतः संबंधित संरचनात्मक विकृतियां पैदा होती है जो विकास को जारी रखने के लिए उपलब्ध है। निर्भरता और विश्व प्रणाली सिद्धांत वैश्विक विश्लेषण और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की प्रकृति और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय विकास पर इसके प्रभाव के बारे में समान धारणाओं पर एक समान बल देते हैं, लेकिन वे विभिन्न राजनीतिक गतिशीलता पर बल देते हैं। निर्भरता सिद्धांतकारों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्गों और वर्ग संरचनाओं की शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि विश्व प्रणाली विश्लेषकों ने शक्तिशाली राज्यों और अंतर्राज्यीय प्रणाली की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। वैश्विक आर्थिक खंड मतलब आर्थिक भूगोल पृथ्वी पर आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति, वितरण, प्रतिरूपों तथा स्थानिक संगठन का अध्ययन करता है। भौतिक संसाधनों की उत्तम स्थिति, मानव जनसंख्या तथा तकनीकी प्रगति की भिन्नता के कारण आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति एवं वितरण प्रतिरूप में क्षेत्रीय विभेदन का जन्म होता है। परिणाम स्वरूप भूतल पर विविध प्रकार के आर्थिक भूदृश्य उत्पन्न होते हैं। जैसे भौतिक संसाधन आर्थिक क्रियाओं की पृष्ठभूमि का निर्माण करता है, तथापि एक बड़ी सीमा तक मानवीय छांट आर्थिक विकास के स्तर को नियंत्रित करती है। उत्पादन के प्रतिरूपों, प्रक्रमों तथा कारकों की विविधता विविध आर्थिक भूदृश्यों में परिलक्षित होती है। मानव अपने सामाजिक संगठन, तकनीकी उपलब्धियों तथा उत्पादन के प्रक्रमों एवं प्रतिरूपों में गुणात्मक परिवर्तन द्वारा ये भिन्नताएं पैदा करता है। घास प्रदेशों के उदाहरण लीजिए, जैसे क्या उससे स्पष्ट होगा कि किस प्रकार मानव ने उनका उपयोग परंपरागत पशुचारण तथा वाणिज्यिक पशुपालन के विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया है। जहां पशुचारक समुदाय अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति पशुपालन की क्रियाओं तथा उनके उत्पादन द्वारा करते हैं, वही मवेशी पालक समुदाय मवेशियों के वाणिज्यिक उपयोग द्वारा आर्थिक लाभ
प्राप्त करते हैं। दोनों प्रदेशों के आर्थिक भूदृश्य परस्पर भिन्न है। अफ्रीका के पशुपालक अरब के बद्दू वर्ग प्रथम वर्ग का तथा न्यूजीलैंड व अर्जेंटीना के पशुपालक समुदाय दूसरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि जो अफ्रीका के हैं वो गरीब है और न्यूजीलैंड और जो ऑस्ट्रेलिया के हैं वो समृद्ध किसान हैं या पशुपालक हैं। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक कार्यकलाप का समुचित स्वरूप उनमें निवास करने वाले मानव समाज के गुणात्मक जीवन स्तर में परिलक्षित होता है। गुणात्मक जीवन स्तर आर्थिक विकास की दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम होता है। इस विकास प्रक्रिया में क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों की आधारभूत भूमिका होती है। संसाधनों की प्रक्रिया अग्रसर होती है जिसके अनुरूप ही क्षेत्र विशेष का भूविज्ञान वैन्यासिक संगठन होता है। प्रादेशिक विकास, अब इतना हो गया, तब हम देखेंगे प्रादेशिक का जो विकास होगा कैसे होगा। उदाहरण के लिए प्रमुखतः निर्वाहक कृषि पर आधारित आर्थिक तंत्र में विस्तृत क्षेत्र में फैले छोटे छोटे खेत यानी कि जीवन निर्वाहीन कृषि होगा। ये पर कुछ व्यापार तो होगा नहीं, केवल पेट पाल लिया जाएगा। कम विकसित आधारभूत संरचना, कम विकसित बाजार होगा। भूविन्यासिक संगठन के प्रमुख तत्व होते हैं तथा आर्थिक विकास का स्तर भी निम्न होगा। जबकि उच्च आर्थिक विकास स्तर वाले क्षेत्र में व्यापारिक कृषि बड़े बड़े फर्मों में होगा। कृषि क्षेत्र का आकार बड़ा होगा। कृषि में मशीनरी का उपयोग बहुत बड़े स्केल पर होगा। निर्यात हेतु विकसित आधार संरचना बड़े बाजार होगा। उससे संबंधित बहुत बड़ा महानगर होगा तथा बड़े पैमाने पर यातायात हेतु द्रुतगामी स्थल एवं वायु मार्ग विद्यमान होंगे।